हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल दी व्यूअर्स। इस लेक्चर में आज हम आपको मैट्रिक्स मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड करने के मेथड बताएंगे और साथ ही साथ हम यहाँ पर आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कब कंसिस्टेंट होते हैं और कब इनकंसिस्टेंट होते हैं, इन सब के कॉन्सेप्ट्स इस लेक्चर में आज हम आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज का यह लेक्चर। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स। यहाँ पर हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, बट इसमें जो मेथड हम यूज़ करेंगे वो मैट्रिक्स को यूज़ करके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि कब हम एक इक्वेशन को सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं हम। जैसे अगर हम मान लेते हैं 2x + 3y = 5 एंड 7x - 9y = 10। तो यहाँ पर हमने दो लीनियर इक्वेशंस लिया है, टू वेरिएबल्स x एंड y में, और यहाँ पर हमने दो इक्वेशंस लिया है। इस इक्वेशंस को अगर हम इक्वेशन 1 और इसको अगर हम इक्वेशन 2 एज्यूम करते हैं, तो अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पर जो x और y दो डिफरेंट वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ पर हमें ऑब्टेंड होगी, वो वैल्यूज़ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ही सेटिस्फाइड यहाँ पर करेगा। तो इस तरह के इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल्स के वैल्यूज़, जितने भी इक्वेशंस यहाँ पर दिए गए हैं उन सारे इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करता हो, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फॉर्म करता है। तो यहाँ पर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में दो इक्वेशंस दिए गए हैं। तो ऐसे भी एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होने के लिए उसमें कम से कम दो इक्वेशंस होने चाहिए। अब जब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में दो इक्वेशंस होंगे तो वो दोनों ही इक्वेशंस टू वेरिएबल्स में होंगे। और अगर किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में तीन इक्वेशंस हैं, जैसे इस तरह से 3x + 5y - 4z = 2 मान लेते हैं, फिर मान लेते हैं 2x + y + z = 5 एंड 3x - 4y - z = 10। तो यहाँ पर यह मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन है, इसे हम इक्वेशन 2 मानते हैं और इक्वेशन 3 इसे मानते हैं। तो यहाँ पर यह तीनों इक्वेशंस एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फॉर्म करेगा। कब? जब इसमें वेरिएबल्स x, y, z का एक ऐसा वैल्यू जो इस तीनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता हो। तो एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का मतलब यह होता है कि उसमें एटलीस्ट टू डिफरेंट इक्वेशंस होंगे या टू से अधिक इक्वेशंस होंगे, और वो सारे इक्वेशंस में जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे वो सारे वेरिएबल्स के वैल्यूज़ जिसे इक्वेशंस को सॉल्व करने पे ऑब्टेंड होता है, तो वो सारे ही वेरिएबल्स के वैल्यूज़ उस सिस्टम में जितने भी इक्वेशंस होंगे उन सारे ही इक्वेशंस को वो वेरिएबल्स के वैल्यूज सेटिस्फाइड करेंगे। ओके, अब एक बात आपको याद रखना है कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में एटलीस्ट दो इक्वेशन तो हो गए ही। अब जब एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मतलब लीनियर इक्वेशंस में अगर दो डिफरेंट इक्वेशंस हैं तो वहाँ पर वो दोनों इक्वेशंस टू वेरिएबल्स में होंगे। और अगर एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस थ्री इक्वेशन से बने हैं तो वहाँ पर थ्री डिफरेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे। अगर तीन इक्वेशंस एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में हैं तो वहाँ पर
3 वेरिएबल्स उस सिस्टम में इन्वॉल्व होगा। जैसा कि इस एग्जांपल में हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स x, y और z इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में इन्वॉल्व है। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में चूंकि सिर्फ 2 इक्वेशंस हैं, तो इसलिए यहाँ पर 2 वेरिएबल इस सिस्टम में इन्वॉल्व हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे सिलेबस में हमें उन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में स्टडी करनी है जिसमें या तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में मात्र 2 इक्वेशंस होंगे या 3 इक्वेशंस होंगे। 3 से अधिक इक्वेशंस जब एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में होते हैं तो उस तरह के सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस को हमें यहाँ पर स्टडी नहीं करनी है। हमें एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जिसमें 2 इक्वेशंस और 3 इक्वेशंस, इस तरह के सिस्टम के इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड यहाँ पर सीखना है, डेवलप करना है, लेकिन हमें यूज़ करना है क्या चीज़? मैट्रिक्स। तो आइए अब हम इस तरह के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड करने के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसे डेवलप करते हैं, उसे आपको यहाँ पर बताते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक जनरल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एज्यूम करते हैं। यहाँ पे एज्यूम करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू b1। उसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू b3। ठीक है, यहाँ पर यह 3 मतलब लीनियर इक्वेशन जो 3 वेरिएबल्स x, y, z में है, यह एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करता है। तो इसे हम लेट मानते हैं इज ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस इन वेरिएबल्स। इसमें वेरिएबल्स कौन कौन है? x है, y है, z है, x, y, z। चूंकि सिस्टम में यहाँ पर 3 डिफरेंट लीनियर इक्वेशंस हैं, तो एक सिस्टम में अगर 3 लीनियर इक्वेशंस होंगे तो वहाँ पर 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे, और यहाँ पर जो वेरिएबल इन्वॉल्व है इस सिस्टम में वह x, y और z है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन निकालने से पहले हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ये 2 वर्ड, इसकी मीनिंग आपको बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का या तो सॉल्यूशंस होगा या सॉल्यूशंस नहीं होगा। किसी भी इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करते हैं तो या तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा या सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। मतलब जब एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस का वैल्यू दिया रहेगा और अगर हम उसे किसी भी मेथड से सॉल्व करते हैं, आपने क्लास 10th में इसके बारे में पढ़ा होगा कि कब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं और कब इसके इनफिनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पर किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में अगर हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो उसके सॉल्यूशंस कभी हमें मिलते हैं और कभी नहीं मिलते हैं। तो जब किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने पर उसके सॉल्यूशंस मिलते हैं, उसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करने का यह मतलब हुआ कि उस सिस्टम में जो भी वेरिएबल्स हैं उसके हमें वैल्यूज़ मिलेंगे और वो सारे ही वैल्यूज़ सिस्टम में जितने भी इक्वेशंस हैं उसको सेटिस्फाइड करता हो। तो इस कंडीशन में सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट कहलाता है। सीधी बात, जब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं तो सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाता है, और जब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट कहलाता है। ओके,
इसको हम यहाँ पर आपको यहाँ पर लिख देते हैं, इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज सम सॉल्यूशन। सम सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि कभी कभी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उसके एक एक वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जितने भी वेरिएबल्स हैं हर वेरिएबल्स के यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं, और कभी कभी हर एक वेरिएबल के इन्फिनाइट वैल्यूज एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है सम सॉल्यूशन। ठीक है, तो इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज सम सॉल्यूशन इट इज कंसिस्टेंट। इस कंडीशन में सिस्टम क्या कहलाता है? कंसिस्टेंट कहलाता है। ठीक है, और इफ इट हैज नो सॉल्यूशन, अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशंस नहीं एग्जिस्ट करता है तो उस कंडीशन में सिस्टम इनकंसिस्टेंट कहलाता है। तो इफ इट हैज नो सॉल्यूशन इट इज इनकंसिस्टेंट। अब सिस्टम कंसिस्टेंट होने के लिए क्या कंडीशन है, इसको हम थोड़ी देर के बाद समझेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर आपको थोड़ी देर के बाद इसके रूल्स बताएंगे कि कब सिस्टम कंसिस्टेंट होंगे, और उस केस में जो वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल्स के कब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, और कब सिस्टम कंसिस्टेंट होंगे और उस केस में जो वेरिएबल्स हैं उसके इन्फिनाइट वैल्यूज होंगे। तो ये हम आपको थोड़ी देर के बाद बताएंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको याद रखना है कि किसी भी तरह का सॉल्यूशंस अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का एग्जिस्ट करता है तो सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाता है, और जब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट कहलाता है। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया है जिसमें यहाँ पर 3 इक्वेशंस दिया गया है और 3 वेरिएबल x, y, z में। तो इसके सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशंस निकालने की मेथड हम यहाँ पर डिराइव करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम 3 मैट्रिक्स यहाँ पर 3 मैट्रिक्स एज्यूम करते हैं। ठीक है, सबसे पहला मैट्रिक्स जिसका नाम ए लिया जाता है। ठीक है, मतलब जनरली ए लिया जाता है, बट किसी किसी केस में हम इसके नेम को चेंज भी कर सकते हैं। तो पहला मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स ए होगा यह तीनों ही इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स हैं उनसे बना होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a1 है, y का b1 है, z का c1 है। तो हम यहाँ पर a1 b1 c1 फर्स्ट रो में फर्स्ट इक्वेशन के जो वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हैं उसको लेंगे। इसके जस्ट नीचे हम सेकेंड इक्वेशन में वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स a2 b2 c2, और तीसरा रो में हम तीसरा इक्वेशन में जो वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हैं उसको लेने जा रहे हैं a3 b3 एंड c3। ठीक है, तो वेरिएबल के कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स होगा उसको ए एज्यूम किया जाता है, मैट्रिक्स ए। फिर दूसरा मैट्रिक्स बी, यह सिस्टम में, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में जो कांस्टेंट्स होते हैं उससे बना होता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर d1 d2 d3 ये तीनों ही कांस्टेंट्स हैं। इसमें x y z मतलब ये कोफिशिएंट तो है नहीं, ये तीनों कांस्टेंट्स हैं। तो मैट्रिक्स बी में हम इन तीनों कांस्टेंट्स को ऊपर से नीचे मतलब एक कॉलम में रखेंगे d1 d2 एंड d3। ठीक है, और तीसरा मैट्रिक्स जिसको x एज्यूम किया जाता है, यह मैट्रिक्स
मैट्रिक्स बी के ऑर्डर के इक्वल होगा हमेशा। याद रखना है, यह जो तीसरा मैट्रिक्स एक्स है इसका ऑर्डर हमेशा मैट्रिक्स बी के ऑर्डर के इक्वल होगा। अब इसमें एंट्रीज मतलब एलिमेंट्स होंगे सिस्टम में जितने भी वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में 3 वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड। अब एक्स का ऑर्डर इस मैट्रिक्स बी के ऑर्डर के इक्वल्स होता है, तो इसलिए हमें यहाँ पर एक्स वाई जेड को फर्स्ट कॉलम मतलब एक ही कॉलम में लिखना है। ठीक है, क्योंकि बी में एक ही कॉलम में 3 कॉन्स्टेंट्स को लिखा गया है। एक्स का ऑर्डर हमेशा बी के ऑर्डर के बराबर होगा, इसलिए हमें यहाँ पर एक्स वाई जेड को जस्ट बी जिस तरह से लिखा गया है उसी तरह से मैट्रिक्स एक्स का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो जब भी एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया जाएगा तो सबसे पहले आप इन 3 मैट्रिक्स के वैल्यू को लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर सिस्टम को सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। अब इन 3 मैट्रिक्स को लिखने के बाद इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम इस तरह से लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं? एबव सिस्टम कैन बी रिटन एज, ये जो ऊपर का सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसे हम यहाँ पर इस 3 मैट्रिक्स के हेल्प से कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। किस तरह से? ए एक्स बराबर बी, ए इंटू एक्स इक्वल्स टू बी, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका प्रूफ हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि ए एक्स बराबर बी कैसे होगा। तो सबसे पहले ए का वैल्यू यहाँ पर लेते हैं। ए का वैल्यू a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। इसके साइड में मैट्रिक्स एक्स का वैल्यू लिखते हैं एक्स वाई जेड, और ठीक है इक्वल्स टू किसके बराबर है? बी। तो बी का वैल्यू यहाँ पर है d1 d2 d3। ठीक है, अब हम जानते हैं इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो a1 x b1 y एंड c1 z। उसी तरह से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर a2x b2y प्लस c2 z। और इसी तरह से तीसरा रो इसके फर्स्ट कॉलम, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है ही तो इसी से हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। तो a3x प्लस b3y प्लस c3z। ठीक है, इक्वल्स टू d1 d2 d3। ठीक है, जस्ट हम आपको समझाने के लिए ये रफ वर्क किए हैं। अब देख सकते हैं यह मैट्रिक्स और यह मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। तो हम जानते हैं 2 मैट्रिक्स अगर इक्वल्स होते हैं एक दूसरे के तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होता है। तो यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1z किसके बराबर होगा? d1 के बराबर होगा। तो a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, मतलब इक्वेशन 1 ऑब्टेंड हो जाएगा। उसी तरह से a2x प्लस b2y प्लस c2z यह d2 के इक्वल्स होगा, जो हमें इक्वेशन 2 के वैल्यू को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हुआ दिखेगा। और फिर a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3 होगा, जो इक्वेशन 3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर ax इक्वल्स टू b इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स a b x इन 3 वैल्यू के हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? तो अब हम इसमें कुछ ऐसा करेंगे ताकि हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन क्या होंगे इसके वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का वैल्यू फाइंड करने का मतलब हमें वेरिएबल्स x y z इसके वैल्यू मिलने चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर x का वैल्यू मतलब मैट्रिक्स x का वैल्यू क्या होगा, किस तरह से फाइंड करेंगे, ये यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। तो मैट्रिक्स x अगर वैल्यू इसका मिल जाता है तो मतलब मैट्रिक्स x का अगर कुछ वैल्यू मिलेगा तो वह इस x y z इस मैट्रिक्स के बराबर होगा, जिसमें हम x का वैल्यू क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। इससे पहले हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, क्योंकि अब हमें बेसिकली a b और x इन तीनों का ही
यूज करना होगा। अब हमारे पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स है ए, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स का इन्वर्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो उसे किस तरह से उसके वैल्यू को फाइंड करते हैं ये हमने आपको बताया है। तो यहाँ पर अगर इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो जानते हैं इस केस में मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है। ठीक है, अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और उसके बाद उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। और उस केस में जानते हैं ऑल्सो मैट्रिक्स ए का इन्वर्स बराबर कितना होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इनटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, मैट्रिक्स ए का इन्वर्स निकालने का यह फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को देखकर इसके डेरिवेशंस और इसके मेथड्स किस तरह से फाइंड किए जाते हैं ये मैंने बताया है। और यह आपको सीखना ही होगा, तभी आप मैट्रिक्स के हेल्प से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड कर सकेंगे। क्योंकि एवरी क्वेश्चन में आपको एक मैट्रिक्स ए जो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, इसके इन्वर्स के वैल्यू फाइंड करने होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ए इन्वर्स का यह फॉर्मूला होता है। मैट्रिक्स ए कैसा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इस इक्वेशन को हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। तो सिंस यहाँ पर a इंटू एक्स इक्वल्स टू बी दिया गया है, यह एक मैट्रिक्स इक्वेशन है। और मैट्रिक्स इक्वेशन में अगर हमें मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना हो तो या तो हम प्री प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं या पोस्ट प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं। ये सब फैक्ट्स हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंडर बताए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए इनवर्स से हमने पहले मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर लिखना होगा प्री प्रोडक्ट बाय ए इनवर्स। दोनों साइड हमने यहाँ पर प्री प्रोडक्ट मतलब पहले लिखा है। ए इनवर्स इस मैट्रिक्स में ए एक्स में पहले लिखा है और बी में भी हमने पहले लिखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस दोनों को हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे। ए इनवर्स इंटू ए को एक ब्रैकेट में लिखेंगे और एक्स को हम आइसोलेटेड करने जा रहे हैं। और ए इनवर्स बी हम जानते हैं ए इनवर्स इंटू मैट्रिक्स ए, इसकी वैल्यू आई होती है। तो यहाँ पर हम ए इनवर्स इंटू ए को क्या लिखेंगे, आई इंटू एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। क्यों, क्योंकि ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू आई होता है। अब एक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब भी किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उस केस में आंसर वही मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पर आई इंटू मैट्रिक्स एक्स, इसकी वैल्यू मैट्रिक्स एक्स होगा और ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, क्योंकि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स एक्स, एक्स के मैट्रिक्स एक्स के बराबर होगा, तो मैट्रिक्स एक्स का वैल्यू यहाँ पर ए इनवर्स इंटू बी यह आया है। और हम यहाँ पर पहले ही आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर सिस्टम का सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना, और एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना मतलब मैट्रिक्स एक्स का वैल्यू फाइंड करना। क्योंकि मैट्रिक्स एक्स का वैल्यू अगर हम मान लेते हैं, मैट्रिक्स एक्स का वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया 2 3 4, और मैट्रिक्स एक्स का वैल्यू एक्चुअल में किसका वैल्यू है, एक्स वाई जेड का। तो यह मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो एक्स का वैल्यू 2 होगा, वाई का वैल्यू 3 होगा, जेड का वैल्यू 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यह फॉर्मूला मिल चुका है, x इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। और ए इनवर्स आपको निकालना होगा इस फॉर्मूला से, वेयर यहाँ पर लिख देते हैं हम, वेयर ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए
इनटू एडजॉइंट। ओके, और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स वाई जेड इन तीनों का एक एक वैल्यू मिलेगा। मतलब अगर हमें इस तरह से यहाँ पर जानते हैं एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स वाई जेड में, और यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए इनवर्स और बी का प्रोडक्ट करने पे अगर हमें कुछ इस तरह का नंबर मिलता है 3 4 5, तो एक्स का वैल्यू 3 होगा, वाई का वैल्यू 4 होगा, जेड का वैल्यू 6 होगा। मतलब एक्स वाई जेड इन तीनों के एक एक वैल्यू मिलेंगे। और जब किसी सिस्टम को सॉल्व करने पर, किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने पर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उसके एक एक वैल्यू ऑब्टेन्ड होते हैं, तो इस केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इस केस में कंसिस्टेंट तो होगा ही चूंकि सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड हुआ है, बट इस केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशंस यूनिक सॉल्यूशंस कहलाता है। यूनिक सॉल्यूशंस का मतलब होता है कि सिस्टम में जितने भी वेरिएबल्स हैं एवरी वेरिएबल्स के वन एंड ओनली वन वैल्यूज ऑब्टेन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यह केस हो गया फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक मतलब वन एंड ओनली वन। यूनिक का मतलब होता है वन एंड ओनली वन, मतलब जितने भी वेरिएबल्स हैं हर एक वेरिएबल्स के वन एंड ओनली वन वैल्यूज ऑब्टेन होंगे, और वो सारे वैल्यूज सिस्टम में जितने भी इक्वेशंस हैं उसमें रखने पर सारे इक्वेशंस सेटिस्फाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैट्रिक्स मेथड से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने का यह फार्मूला, मतलब जो वेरिएबल्स है उसको निकालने का यह फार्मूला हमारे सामने है। ठीक है, और यह यूनिक सॉल्यूशंस फाइंड करने का फार्मूला है। तो इसको हम यहाँ पर समराइज करके एक बार लिख देते हैं आपको, ताकि आपके सामने अब एक फार्मूला दिखाई देगा। और ये इसका डेरिवेशन था जो आपके बुक्स में दिए गए हैं, इसलिए मैंने इसको डेरिवेशन को यहाँ पर डिराइव करके बताया है। यह ज़रूरी होता है कि हम आपको जो भी आपके सिलेबस में फार्मूलाज मतलब दिए जाते हैं उसको डिराइव करके पढ़ने से कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे होते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर a1x b1y c1z d1, दूसरा a2x b2y c2z d2, दूसरा इक्वेशन है। और तीसरा इक्वेशन है a3x b3y एंड c3z d3 इज सिस्टम ऑफ linear equations, linear equations वेरिएबल्स, या कभी कभी इसको अननोन्स कहा जाता है। वेरिएबल्स को कभी कभी आपके बुक्स में या क्वेश्चंस में लिख दिया जाएगा अननोन्स, वेरिएबल्स या अननोन्स एक्स वाई जेड। याद रखेंगे कि जब भी आप क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा तो सबसे पहले आप सारे ही सिस्टम में जो इक्वेशंस होंगे उसको इस तरह से लिखेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ कहलाता है। तो जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाएंगे तो हमें यहाँ पर देखना होगा कि क्या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में जितने भी इक्वेशंस लिखे गए हैं, जिनके वैल्यूज दिए गए हैं, क्या वह स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी इक्वेशंस तभी लिखा हुआ कहलाएगा जब उसमें सारे वेरिएबल्स वाले सारे टर्म्स LHS में होंगे और कांस्टेंट्स RHS में होंगे। तो हम देख सकते हैं ये तीनों ही टर्म में वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, ये LHS में है और RHS में कांस्टेंट है। तो जब भी क्वेश्चंस में इस तरह का इक्वेशंस अगर लिखा हुआ नहीं दिया गया है तो सबसे पहले आप इसे इस तरह से लिखकर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद 3 मैट्रिक्स, तो यहाँ पर देन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशंस के लिए सबसे पहले एक मैट्रिक्स ए लिखना होगा। मैट्रिक्स ए जानते हैं
सिस्टम में जितने भी इक्वेशंस हैं उसमें वेरिएबल्स के कोफिशिएंट से बना होगा। तो यहाँ पर a1 b1 c1 फर्स्ट इक्वेशंस का कोफिशिएंट लिखेंगे a1 b1 c1। इसके नीचे दूसरा इक्वेशन में जो वेरिएबल के कोफिशिएंट हैं उसको लिखना है a2 b2 c2। और फिर तीसरा रो में तीसरा जो इक्वेशंस हैं उसमें वेरिएबल के कोफिशिएंट्स a3 b3 c3, यह मैट्रिक्स A के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद मैट्रिक्स B, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में हर एक इक्वेशंस में जो कांस्टेंट्स हैं उससे बना हुआ मैट्रिक्स होगा। तो d1 d2 d3 ऊपर से नीचे की और इसमें भी लिखना है इसी तरह से d1 d2 d3। और तीसरा मैट्रिक्स X, सिस्टम में जितने भी वेरिएबल्स हैं उससे बना होता है और X का ऑर्डर याद रखना है आपको, ऑर्डर जो मैट्रिक्स B का है उसी के बराबर होगा। तो इसका ऑर्डर देख सकते हैं, इसमें एक रो है 3 कॉलम है, तो इसका भी ऑर्डर यहाँ पर x y z। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दी जाती है। तो सबसे पहले आप इन 3 मैट्रिक्स के वैल्यू को तुरंत लिख लेंगे, उसके बाद देन सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस का निकालने का फार्मूला x = a इनवर्स इंटू b। ठीक है, मैट्रिक्स X का वैल्यू निकालने का फार्मूला x = a इनवर्स इंटू b। और a इनवर्स का फार्मूला 1 डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इंटू एडजॉइंट A। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके हेल्प से हम यहाँ पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 1-2 क्वेश्चन को हम सॉल्व करके इसके यूजेज किस तरह से करने हैं और हमारा आंसर अल्टीमेटली जो हमने फाइंड करके निकाला है वह सही है या गलत है, ये भी हम चेक कर सकते हैं लास्ट में। ओके, क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बताने जा रहे हैं। आपको बुक में भी या एग्जामिनेशन में भी इस तरह से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कहा जाएगा कि सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, लेकिन कंडीशन होगा यूजिंग मैट्रिक्स। ऐसा नहीं कि आप जो 10th में आपने जो मेथड पढ़ा है या जिस क्लास में भी आपने मेथड पढ़ा है इसको सॉल्व करने का, उस मेथड से इसे सॉल्व नहीं करना है। जब आपको यहाँ पर दिया गया है कि मैट्रिक्स के हेल्प से इसे सॉल्व करना है तो हम इसे मैट्रिक्स के हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास यह सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और इसमें 2 ही इक्वेशन है, इसे हम इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 एज्यूम करते हैं। तो जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन में सिर्फ 2 इक्वेशंस होंगे तो वहाँ पर 2 वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पर वेरिएबल x और y है। ठीक है, तो हम सबसे पहले 2 मैट्रिक्स मतलब 3 मैट्रिक्स यहाँ पर तुरंत लिख लेते हैं। पहला मैट्रिक्स जानते हैं जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स होता है उससे बने होते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में वेरिएबल x और y के कोफिशिएंट्स 2 5। अब इसमें z तो है नहीं, जो यहाँ पर a1 b1 c1, तो यहाँ पर c1 एब्सेंट रहेगा। ठीक है, तो 2 और 5, उसके नीचे इक्वेशन 2 में है वेरिएबल के कोफिशिएंट्स के वैल्यू हम जस्ट इसके रो 1 के नीचे लिखेंगे 3 2। ठीक है, इसके बाद हम मैट्रिक्स B, यह इक्वेशन में कांस्टेंट्स के वैल्यू से बने होते हैं। तो 1 और 7 यहाँ पर कांस्टेंट्स के वैल्यू दिखाई दे रहा है। और मैट्रिक्स X, जिसका ऑर्डर मैट्रिक्स B के ऑर्डर के इक्वल्स होता है, यह इक्वेशंस में मतलब सिस्टम में जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस सिस्टम में ओनली 2 वेरिएबल्स x एंड y का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसमें x एंड y। ठीक है, ये तीनों मैट्रिक्स के वैल्यू लिखने के बाद हम इक्वेशंस के सॉल्यूशंस का जो फॉर्मूला होता है x = a इनवर्स इंटू बी। ठीक है, इसे लिख लेते हैं। और इसमें a इनवर्स का फार्मूला 1 डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इंटू एडजॉइंट A, इसे भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब जब तक यहाँ पर जानते हैं कि A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, A इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तभी हम x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पर फाइंड नहीं की जा सकती है जब A इनवर्स की वैल्यू हमें नहीं मिलेगी तब। ठीक है, अब हमें सबसे पहले A इनवर्स का वैल्यू फाइंड करना होगा।
तो ए इनवर्स में भी हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले नहीं जाएंगे। हम सबसे पहले मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आता है तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अगर हम यहाँ पर मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने गए और अगर यह 0 आ जाता है तब जानते हैं ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा और इस केस में यूनिक सॉल्यूशंस नहीं होगा या सॉल्यूशंस ही नहीं होगा। तो जब हम यहाँ पर ये फार्मूला हमने पढ़ा है सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन के लिए, तो अगर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 आ जाता है तो हम अपने प्रोसेस मतलब सॉल्यूशंस को निकालने का प्रोसेस यहीं पर समाप्त कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशंस मिलने ही नहीं जा रहा है। यूनिक सॉल्यूशंस तो तभी मिलेगा ना जब यहाँ पर ए के इन्वर्स का वैल्यू मिलेगा। उसके लिए मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट का नॉन जीरो होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट, यह मैट्रिक्स ए है, इसको डिटर्मिनेंट में सबसे पहले कन्वर्ट करके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, तो यह मैट्रिक्स ए है, यह इसका कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट लिखा गया है। अब इसका वैल्यू जानते हैं, 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15, तो 4 - 15 -11 डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू -11 जो कि 0 के इक्वल्स नहीं आया है, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालने के लिए मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर हमें फाइंड करने होंगे। तो यहाँ पर आइए कोफैक्टर फाइंड करते हैं। A11 इसका निकालना है, 2 होगा, फिर A12 यह 1 और 2 3 होता है, माइनस इसका निकालना है तो यह, ठीक है, तो यह -3 हो जाएगा। फिर A21 2 और 1 3 ऑड है, तो इसका निकालने जा रहे हैं तो यह रो और यह कॉलम चला जाएगा, -5। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं ये ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हम बता चुके हैं। अगर आप नहीं निकालने जानते हैं तो फिर हमारे प्रीवियस लेक्चर में जो कोफैक्टर्स और माइनर्स का है जाके देख लें। अगर आप कोफैक्टर्स निकाल पाते हैं तभी आपको ए इनवर्स के वैल्यू सही मिल पाएंगे। ठीक है, फिर इस एलिमेंट का कोफैक्टर 822 2 ही होगा। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए जानते हैं, हर एक एलिमेंट के प्लेस पे उसके कोफैक्टर्स को लिखकर जो मैट्रिक्स बनता है उसका ट्रांसपोज किया जाता है। तो यहाँ पर 2 का कोफैक्टर 2 आया है, ठीक है। इस 5 का कोफैक्टर -3 आया है, फिर 3 का कोफैक्टर -5 आया है और 2 का कोफैक्टर 2 आया है। इसका ट्रांसपोज होगा तो हम इसे लिख देते हैं 2 -3 -5 2। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए आ चुका है। अब हम सीधा यहाँ पर x का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो फ्रॉम 1 x इक्वल्स टू ए इनवर्स। ए इनवर्स का मतलब 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए कितना निकाले हैं, -11। हम x इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी इस फार्मूला को लगाने जा रहे हैं। तो x बराबर सबसे पहले ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का फार्मूला है यहाँ पर 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए -11 इंटू एडजॉइंट। तो एडजॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, यह निकाले हैं, तो 2 -5 -3 2 इंटू, ठीक है, ए इनवर्स का वैल्यू लिख चुके हैं। अब ए इनवर्स के बाद किसकी वैल्यू लिखनी है, मैट्रिक्स बी की। तो मैट्रिक्स बी की वैल्यू हम यहाँ पर साइड में लिख देते हैं 1 7। ठीक है, इस चीज़ को हम यहाँ पर परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो x इसको हम बाहर ही रखेंगे अभी, -1/11। अब जानते हैं यह मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट रो इसके कॉलम से, तो 2 × 1 2 -5 × 7, ठीक है। फिर -3 × 1 -3 और 2 × 7 14, तो -1/11 और 2 -35 यह कितना हो जाएगा, -33 और 14 - 3 यह 11। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा हम यहाँ पर
मिटाने जा रहे हैं। अब x को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, इस x के वैल्यूज से। यहाँ पर x y, अब जानते हैं -1/11 इंटू -33, यह कितना हो जाएगा, इसको जानते हैं। यह नंबर है, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर नंबर सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई होता है। तो -1/11 इंटू -33, तो यह जानते हैं कितना हो जाएगा 33/11, और यह -11/11, तो यहाँ पर x y, यह 3 होगा और यह -1। अब यहाँ पर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर x का वैल्यू 3 होगा, y का वैल्यू -1, ठीक है। तो x और y का वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड तो कर लिया है। तो क्या हमारा आंसर यहाँ पर जो हमने फाइंड किया है ये सही है या गलत है? तो इसे चेक करने के लिए हम x और y के दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे दोनों ही इक्वेशन में पुट करके चेक कर लेंगे क्या यह सेटिस्फाइड करता है या नहीं, ठीक है। इसे हम रफ वर्क में अपने एग्जामिनेशन में, अगर इस तरह का क्वेश्चन तो खैर पूछा ही जाता है, तो जब भी आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करके फाइनल आंसर निकालते हैं तो वहाँ पर आप ज़रूर रफ में x, y या z जो भी वेरिएबल्स के वैल्यू आपको यहाँ पर मिलता है सॉल्व करने पर, वो इक्वेशंस में पुट करके आप चेक कर लें क्या यह सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, पुट करते हैं 2 इंटू 3, मतलब 2 इंटू 3 और प्लस 5 इंटू -1, तो 2 3 6 -5, 1 सेटिस्फाइड कर रहा है। ऐसा नहीं कि एक ही में करना है, आपको सारे इक्वेशंस में चेक करके देख लेना है कि सेटिस्फाइड करता है या नहीं। अगर सारे ही इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है तो फिर हमारा यह सॉल्यूशन एग्जैक्टली राइट वैल्यू है, ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन में पुट करते हैं 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -1, तो 3 3 9 -2 7, जो कि यहाँ पर RHS है। तो इस तरह से x और y के दोनों ही वैल्यू यहाँ पर इस दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हमारा जो आंसर आया है वह एग्जैक्टली राइट आंसर है, ओके। अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहाँ पर सिस्टम में 3 इक्वेशंस दिए गए हैं, और 3 इक्वेशंस होने का मतलब यहाँ पर 3 वेरिएबल्स भी होना चाहिए था। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर इस सिस्टम में 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स x, y, z में दिया गया है। इसे हम 1, इसे 2 और इसे 3 एज्यूम कर लेते हैं। तो 3 मैट्रिक्स को हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, 3 मैट्रिक्स के वैल्यू को। पहला मैट्रिक्स A का वैल्यू 3 -2 3, फिर 2 1 -1, y का मतलब 1 इंटू y का मतलब 1 इंटू y, और फिर -z का मतलब -1 इंटू z। तो z का कोफिशिएंट यहाँ पर -z का मतलब यहाँ पर z का कोफिशिएंट -1 होगा, इसलिए हम x का कोफिशिएंट 2, y यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, और -z में z का कोफिशिएंट -1, तो ये सब आपको समझना होगा। फिर तीसरा इक्वेशन में यहाँ पर 4 -3 2, ए मिल चुका है। b तो बहुत ही आसानी से मालूम हो जाता है, कांस्टेंट से बना होता है 8 1 4, और x इसमें 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, तो x y z। तो मैट्रिक्स A, B और x, इन तीनों का वैल्यू यहाँ पर स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है, और फार्मूला होता है x इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू B, एंड A इनवर्स इक्वल्स टू क्या होता है यूनिक सॉल्यूशंस के लिए 1 डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैट्रिक्स A के डिटर्मिनेंट के वैल्यू को निकालने जा रहे हैं। तो मैट्रिक्स A सबसे पहले डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं इसे, 3 -2 3, 2 1 -1 4 -3 2। फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, 3 1 इंटू 2 2 होगा, और -3 इंटू -1, फिर -2 2 इंटू 2,
यह 4 होगा और 4 इंटू -1 तो -4 और बीच में माइनस होता है तो +4 हो जाएगा। फिर 3 2 इंटू -3 यह -6 होगा और -4 इंटू 1 4 लिखेंगे तो 2 -3 -1 इंटू 3 -3 लिखते हैं। यह जानते हैं +2 और 4 4 8 8 इंटू +2 यह 16 हो जाएगा और यहाँ पर -6 -4 -10 इंटू 3 -30 ठीक है। अब 16 और 30 -30 मिलकर कितना हो जाएगा -14 और -14 और -3 मिलकर -17 -17 जीरो के इक्वल्स नहीं है, मतलब इसका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाता तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो फिर यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं -17 जो कि एक नॉन जीरो नंबर है, इसलिए यहाँ पर सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ इसमें मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट में 9 एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट्स का कोफैक्टर हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। A11 1 इंटू 2 2 -3 इंटू -1 ये -1 होगा। फिर A12 ठीक है, इसका निकालेंगे 2 2 जब 4 -4 माइनस प्लस हो जाएगा -8 फिर A13 इसका 2 इंटू -3 -6 2 इंटू -3 -6 यह माइनस है और 4 इंटू 1 -10 होगा। ठीक है, फिर इसका निकालते हैं, यह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है। A21 ऑड है, माइनस लगाना होगा, -2 इंटू +2 -4 और -3 इंटू +3 -9 तो माइनस +9 9 -4 5 और बाहर में माइनस है तो -5 होगा। ठीक है, A22 इसका निकालेंगे 3 2 जा 6 एंड 4 3 जा 12 -6 होगा। फिर A23 इसका निकालेंगे 3 इंटू -3 -9 होगा एंड 4 2 जो 4 इंटू -2 -8 और बीच में माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर -9 +8 -1 -1 हो जाएगा। ठीक है, A31 इसका निकलेगा -2 इंटू -1 2 और 1 इंटू 3 2 -3 -1 A32 इसका निकालेंगे तो 3 इंटू -1 सबसे पहले ये माइनस लगा देते हैं, 3 इंटू -1 -3 एंड 2 3 जा 6 तो -9 +9 हो जाएगा और लास्ट A33 इसका निकालते हैं 3 1 जा 3 -2 इंटू -2 तो -4 +7 ओके। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, हर एक एलिमेंट के पोजीशन पे उसके कोफैक्टर को लिखा जाता है, उससे जो मैट्रिक्स बनेगा उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर देना है। तो यहाँ पर -1 ठीक है, इसके बाद -8 फिर आता है -10 उसके बाद फिर -5 फिर आता है यहाँ पर -6 फिर 1 31 का यहाँ पर -1 है। ठीक है, यह 9 है और 7 और इसका ट्रांसपोज करना है, तो अल्टीमेटली हम जानते हैं यह -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7 एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये सारे वर्क आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक करना होता है, अगर इसमें आपका कहीं भी प्लस माइनस या थोड़ा सा भी मिस्टेक्स होगा तो आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का वैल्यू रॉन्ग आएगा।
और इस तरह से फिर आपका जो आंसर रहेगा वह सही नहीं आ पाएगा। तो इसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये आपके मिस्टेक होने के चांस भी कम हो जाएंगे, और आपको ये पेशेंसली शुरू में थोड़ा टाइम लेके करना होगा, ठीक है। वैसे भी ए का इन्वर्स निकालने के लिए भी मैंने आपको बताया था कि इसमें थोड़ा टाइम देकर ही आपको निकालना होता है शुरू में, क्योंकि इसमें काफ़ी कैलकुलेशन करने होते हैं, और प्लस और माइनस अगर कहीं भी मिस्टेक्स हो जाते हैं तो फिर ये इसमें से कोई भी एक नंबर अगर गलत हो जाता है तो फिर हमारा आंसर वेरी हो जाएगा, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का वैल्यू यहाँ पर निकल चुका है, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू यहाँ पर निकल चुका है। अब हम एक्स का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहीं पर इसको यूज़ करते हैं। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू -17 याद रखना है इसको। तो देयरफॉर यहीं पे लिखते हैं x इक्वल्स टू ए इनवर्स, मतलब 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए -17 इंटू एडजॉइंट 1 बाय -17 इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का वैल्यू -1 -5 -1, फिर -8 -6 9 -10 1 7। उसके बाद फिर यहाँ पर b का वैल्यू कितना है 814, ठीक है। अब सारा चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है इस दोनों का मैट्रिक्स का वैल्यू, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं x इक्वल्स टू, इसे हम लिख सकते हैं -1 बाय 17 -1 इंटू 8 -8 -5 इंटू +1 -5 और -1 इंटू 4 -4, ठीक है। फिर -8 इंटू +8 -64 -6 इंटू 1 -6 9 इंटू 4 36 -10 इंटू +8 -80 होगा, फिर 1 इंटू 1 होगा, और 7 इंटू 4 28, ठीक है। तो -1 बाय 17 यह कितना हो जाएगा -17, और यह हमारा हो जाएगा यहाँ पर 36 -6 30 +30 और -64 मिलकर यहाँ पर -34 होगा, ठीक है। और यहाँ पर यह हो जाएगा हमारा 79, यह दोनों मिलकर -79 + 28। तो 79 + 28 में 79 9 में से 8 गया 1 और 7 में से 2 गया 5 -51, ठीक है। तो अब x को रिप्लेस कर देते हैं किससे, x का वैल्यू x y z। हम जानते हैं -1 बाय 17 को अगर -17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, -1 बाय 17 को -34 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, -1 बाय 17 को यहाँ पर माइनस है, ये माइनस है, ठीक है। -1 बाय -17, तो -1 बाय 17 को अगर -51 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू, यहाँ पर x का वैल्यू 1, y का 2, z का 3, देयरफॉर x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू 3, ये हमारा आंसर आया है, ठीक है। दीज आर द यूनिक सॉल्यूशंस ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और यह आंसर राइट है या रॉन्ग है इसको हम चेक कर लेते हैं। x का वैल्यू 1 2 3 यहाँ पर पुट करते हैं, 3 1 जा 3 होगा, और z का वैल्यू 3 3 3 जा 9 3 12 12 -4 8 सही आ रहा है। फिर x का वैल्यू 1 है तो 2 1 जा 2 और +2 4 -3 1, दूसरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तीसरा में 4 1 जा 4 और 2 3 जा 6, तो 4 6 10 और -3 2 जा 6, तो 10 -6 4। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये तीनों ही वैल्यूज़ इस इक्वेशंस में, मतलब x y z के वैल्यूज़ अगर हम पुट करते हैं ये तीनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। इस तरह से यह हमारा आंसर कंप्लीटली राइट आंसर है, ओके। इसके लिए हम यहाँ पर एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमने लिया है जिसमें 3
इक्वेशंस दिए गए हैं, 3 वेरिएबल्स में हैं। तो सबसे पहले आपको 3 मैट्रिक्स जो ए बी सी होता है, सॉरी ए बी एक्स होता है, उसे आपको लिख लेना है। तो ए जानते हैं यहाँ पर A1 B1 C1, A2 B2 C2 और फिर A3 B3 C3। B कांस्टेंट से बना होता है D1 D2 D3, ठीक है। मैट्रिक्स ए हर एक सिस्टम में जो इक्वेशंस जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे गए हैं उसमें वेरिएबल्स के कोफिशिएंट से बना होता है। तो यहाँ पर पहला इक्वेशन में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट्स A1 B1 C1, दूसरा में A2 B2 C2, तीसरा में A3 B3 C3 लिख दिए हैं हमने। फिर दूसरा मैट्रिक्स भी जो कांस्टेंट से बना होता है, तीनों इक्वेशंस के कांस्टेंट से बना होता है, ठीक है। अब यह आपको याद रखना है कि फर्स्ट ए में अगर फर्स्ट रो में हमने फर्स्ट इक्वेशंस का कोफिशिएंट लिया है तो बी में हम फर्स्ट इक्वेशंस का कांस्टेंट लिखेंगे, ऑर्डर में लिखना है। फिर सेकेंड रो में हमने यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन का कोफिशिएंट लिया है, इसलिए यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन का कांस्टेंट लिखेंगे और इसके नीचे थर्ड मतलब इक्वेशन का कांस्टेंट लिखेंगे। और एक्स फर्स्ट मतलब एक्स में हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड लिखेंगे, एक्स वाई जेड, ठीक है। वाई जेड एक्स ये नहीं लिखना है कभी भी आपको, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं D1 मतलब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में जो पहला वेरिएबल्स है उसको पहले लिखना है, दूसरा वेरिएबल्स हम देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट रो में x है, सेकेंड रो में y है, थर्ड रो में z है, इसलिए फर्स्ट रो में x लिखना है, सेकेंड रो में y लिखना है, थर्ड रो में z लिखना है, इधर उधर करके नहीं लिखना है, ठीक है। ये 3 मैट्रिक्स लिख चुके हैं हम। उसके बाद सबसे पहले इन तीनों मैट्रिक्स को लिखने के बाद सबसे पहले आपको मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब नाउ अगर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आता है, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 नहीं आता है तो हमने अभी 2 क्वेश्चन सॉल्व किया था। हमने देखा था मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 नहीं आता है तो इस केस में सॉल्यूशंस मतलब ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और ए इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर हमारा सॉल्यूशंस भी एग्जिस्ट करता है और एक्स वाई जेड इन तीनों वेरिएबल्स का एक एक वैल्यू मिलता है। तो इस केस में यहाँ पर हम लिखेंगे कि अगर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है देन सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट मतलब हैज सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है। देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट हैज सॉल्यूशन, एंड इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक, एंड इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड या जितने भी वेरिएबल्स होंगे सिस्टम में उन सब वेरिएबल्स के एक एक वैल्यूज ही सॉल्व करके मतलब इक्वेशन को सॉल्व करने पर मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया पहला केस। अब मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 भी आ सकता है, ठीक है। दूसरा, इफ मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 आ जाता है, ठीक है, तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 आ जाता है तब हमें दूसरा काम करना होगा, फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इनटू बी। अगर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाता है तो हमें ये काम सबसे पहले करना होगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू बी निकालना होगा। अब 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए और दूसरा मैट्रिक्स बी, इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। नाउ इफ अगर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू बी इसका वैल्यू नल मैट्रिक्स आता है, इसका वैल्यू क्या आता है, नल मैट्रिक्स।
अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का वैल्यू नल मैट्रिक्स, ये जीरो नहीं है बल्कि नल मैट्रिक्स, अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स बी का वैल्यू नल मैट्रिक्स आता है तो सिस्टम या तो कंसिस्टेंट होगा, और कंसिस्टेंट अगर होगा तो इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। देन सिस्टम इज आइदर कंसिस्टेंट, सिस्टम क्या होगा, आइदर कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, सिस्टम कंसिस्टेंट हो सकता है, और अगर इस केस में कंसिस्टेंट होगा तो उसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, बल्कि कितना सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। एग्जांपल हम देंगे आपको, और देन सिस्टम इज आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। तो इस केस में सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। अगर कंसिस्टेंट होगा इस केस में कब, जब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू बी की वैल्यू नल मैट्रिक्स होगी। तो इस केस में अगर सिस्टम कंसिस्टेंट होगा तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, जो कोई भी व्यक्ति या मैथमेटिक्स में कोई भी पर्सन इसके सॉल्यूशंस को फाइंड नहीं कर सकता है। और फिर सिस्टम इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, मतलब इस केस में सॉल्यूशंस होगा ही नहीं। ठीक है, हम आपको एग्जांपल देकर बता देंगे। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स बी यह नल मैट्रिक्स नहीं हो तो तीसरा केस, इफ तीसरा नहीं मतलब 2 नंबर में अगर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता है तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू बी निकालेंगे। अगर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू बी का वैल्यू नल मैट्रिक्स आता है तो सिस्टम या तो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, और अगर कंसिस्टेंट होगा तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स बी का वैल्यू नल मैट्रिक्स नहीं आता है तो इसे हम बी नंबर में लिखेंगे। इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स बी डज नॉट इक्वल्स टू नल, ये नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स, तो इस केस में कंफर्म है सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इस केस में सिस्टम इनकंसिस्टेंट मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। जब सिस्टम का सॉल्यूशंस नहीं होता है तो सिस्टम को इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स हम आपको कुछ दे देते हैं। क्वेश्चन सिर्फ है चेक दी कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिर्फ यहाँ पर हमें सिस्टम की कंसिस्टेंसी चेक करनी है, इसकी सॉल्यूशंस को हमें फाइंड करने नहीं जाना है। तो पहला है हमारा 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5 एंड 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 मैट्रिक्स तुरंत लिख लेते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स ए का वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, 2 माइनस 3 और 3 4, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर 0 नहीं आया तो हम जानते हैं, अगर 0 नहीं आया तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, डिक्लेयर कर देंगे। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 2 माइनस 3 3 4, 2 4 जा 8 माइनस 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9, तो यह प्लस हो जाएगा मतलब 17, और यह जानते हैं 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 17 आया है जो कि 0 नहीं है। देयरफॉर सिस्टम को क्या लिखेंगे, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस केस में सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और इसका सॉल्यूशन क्या होगा,
यूनिक होगा। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 1 और माइनस 4x। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यह इक्वेशन लिया है मैट्रिक्स A 2 माइनस 3 माइनस 4 6। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट यहाँ पर 2 माइनस 3 माइनस 4 6, 2 6 जा 12 माइनस 12, 0 आ रहा है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, तो अब हमें मैट्रिक्स A का एडजॉइंट इनटू मैट्रिक्स B का वैल्यू फाइंड करना होगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर B निकाल लेते हैं। मैट्रिक्स B का वैल्यू 1 2, और यहाँ पर इसके सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालने होंगे। तो A 11, यह कितना हो जाएगा 2 का 6, A 12, इसका हो जाएगा माइनस खुद है ये तो प्लस 4 हो जाएगा। फिर A 21, इसका 3 होगा, और A 22, इसका 2 होगा। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A 6 4 जानते हैं फर्स्ट रो में होता है, बट उसे ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। फिर 3 2, कुछ इस तरह का होगा। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इंटू बी निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ A इंटू मैट्रिक्स B, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इंटू बी 6 3 4 2, और यहाँ पर B का वैल्यू है 1 2, तो 6 1 जा 6, और सॉरी यहाँ पर -2 था, तो -2 हमने नहीं लिखा था, ये -2, तो 6 1 जा 6 और 3 इंटू -2 -6, 4 1 जा 4 और -4, तो हम देख सकते हैं 0 0, मतलब यह नल मैट्रिक्स आया है। तो एडजॉइंट ऑफ A इंटू मैट्रिक्स B का वैल्यू नल मैट्रिक्स आया है, तो इस केस में सिस्टम क्या होगा, देयरफॉर सिस्टम इज आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इस केस में सिस्टम आइदर कंसिस्टेंट होगा, और कंसिस्टेंट होगा तो जानते हैं यह कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी। अगर कंसिस्टेंट होगा तो इस केस में जानते हैं इसका सॉल्यूशंस निकाला नहीं जा सकता है, चूँकि इसका इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा। और अगर इनकंसिस्टेंट है तो भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो इस केस में हम इस तरह से लिखेंगे। हालांकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ यह कंसिस्टेंट है, और इस केस में इसके इन्फिनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, और एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम कुछ इस तरह से लिखें 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे -6x 2y 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर से इसको चेक करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक्स A का वैल्यू 3 -1 -6 2। ठीक है, मैट्रिक्स A का वैल्यू लिखने के बाद हम इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 3 -1 -6 2, तो 3 2 6 -6, 0 आ रहा है। तो अब हमें मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट का वैल्यू जब 0 मिलता है तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इंटू B का वैल्यू निकालना होगा। तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A निकाल लेते हैं। 3 का कोफैक्टर 2, -1 का कोफैक्टर 6 होगा, इसे यहाँ लिखते हैं। -6 का कोफैक्टर कितना होगा 1, और 2 का कोफैक्टर 3 है, और मैट्रिक्स B का वैल्यू यहाँ पर 1 और 3। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इंटू मैट्रिक्स B, इसके प्रोडक्ट का वैल्यू फाइंड करते हैं। नाउ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इंटू B, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A है 2 1 6 3 2 1 6 3, और मैट्रिक्स B का वैल्यू है 1 3, 2 1 जा 2 और प्लस 3, फिर 6 1 जा 6 प्लस 9। हम देख सकते हैं यह नल मैट्रिक्स के बराबर
नहीं आया है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, इसका वैल्यू नल मैट्रिक्स नहीं आया है, तो इस केस में सिस्टम क्या होगा, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सिस्टम इस केस में इनकंसिस्टेंट होगा और इसका कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होगा। ओके, तो हमने सारे ही कॉन्सेप्ट्स सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स, इस टॉपिक से रिलेटेड हमने सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पर बता दिया है। अब आपके पास जो भी बुक्स हैं, सबसे पहले आप NCERT के सारे एक्सरसाइजेज जो इस टॉपिक पे बेस्ड हैं उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। उसके बाद आपके पास जो भी एडिशनल बुक्स हैं, इसमें ढेर सारे वर्ड प्रॉब्लम्स भी आपको मिलेंगे, तो वो उन वर्ड प्रॉब्लम्स से आप इक्वेशंस, मतलब जो इक्वेशंस जिस तरह से मतलब वर्ड प्रॉब्लम से हम लोग इक्वेशंस फॉर्म करते हैं, इक्वेशंस को फॉर्म करें और फिर इसी तरह के मेथड्स को यूज़ करके, मैट्रिक्स के मेथड्स को यूज़ करके आप उन इक्वेशंस को सॉल्व करें। आपको मालूम होना चाहिए कि आप किसी भी बोर्ड्स में पढ़ाई कर रहे हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड एवरी ईयर एक क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं और ये क्वेश्चंस आपको लॉन्ग आंसर टाइप्स के क्वेश्चंस मिलेंगे और जनरली यह वर्ड प्रॉब्लम्स ही होता है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स हमने आज आपको इस लेक्चर में नहीं बताया है, वह जो क्वेश्चंस होगा वर्ड प्रॉब्लम का, वह हमारा जो क्वेश्चंस का आंसर्स का लेक्चर आएगा उसी में मैं इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको बताऊंगा। तो इस लेक्चर को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आज के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर को यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया है और अगर आप सारे ही कॉन्सेप्ट्स आज के लेक्चर्स के अच्छे से समझ पाए हैं तो प्लीज़ आप हमारे लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।